ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमारी इन्वायरमेंट की सीरीज़ में हम लैंड पॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। लैंड पॉल्यूशन की सीरीज़ में हमने लैंड पॉल्यूशन बेसिकली डिस्कस किया और उसके पास हमने सारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़े। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट पढ़ा, ई वेस्ट पढ़ा, प्लास्टिक पढ़ा, बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ा और आज हम फाइनली वहाँ तक पहुँच गए हैं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। टोटल 6 वेस्ट हमने इसमें कवर किए, जिसमें आज हमारा 6th वेस्ट है। और इसके साथ ही आपकी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कवर हो जाएंगे सारे। ओके, तो दिस कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेस्ट। हम इसके सारे के सारे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। सरकार ने क्या तब्दीलियाँ की हैं वो पढ़ेंगे, क्या क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब मैं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट की बात करता हूँ तो किस तरह के वेस्ट को मैं चर्चा करना चाहता हूँ, किसे मैं बता रहा हूँ। देखिए, आज की डेट में जब आप ये कमरा देख पा रहे हैं, मान लीजिए कोई घर आपने देखा है, तो उसको अगर आप रिवर्स कंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के जाएं, मैंने डेमोलिश ना करके डिसमेंटल की तरफ लेकर के जाएं, खोलना शुरू करें, तो आपको कुछ ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं उसकी डिसमेंटलिंग के साथ। सो कंस्ट्रक्शन तो इसमें से क्या निकल करके आता है? सबसे पहले आपके सामने एक चीज़ निकल के आएगी, सॉइल। उसके बाद कंक्रीट, देन मेटल्स, देन प्लास्टिक एंड वुड, देन ब्रिक्स एंड मॉर्टर्स। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। इस रूम की बात कर लें तो सॉइल, जब भी आप बात करते हैं किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन की, तो फिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो कोई ब्रिज है, चाहे वो कोई डैम है, आपको डीपीसी लेवल, आपको ब्रिज बनाना ज़रूरी हो, आपको फाउंडेशन बनानी ज़रूरी है। उसमें फिलिंग के तौर पर सॉइल बड़े लेवल पे यूज़ होती है, तो सॉइल का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप जब लेंटर डालते हैं, जिसे हम लिंटल कहते हैं, इन सब में भी आपको सॉइल, मिट्टी बड़े लेवल पर उपयोग में लाई जाती है। सेकंड है कंक्रीट। जब भी आप कोई भी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें आपको बीम डालना होता है। बीम में रेता, बजरी, सीमेंट, इन चीज़ों का मिक्स करके डाला जाता है, इसे कंक्रीट के तौर पे जाना जाता है। इसके बाद मेटल्स, आप कोई भी घर या बिल्डिंग बना रहे हैं, आपको आयरन बार्स उसमें यूज़ करनी होती हैं टू प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। जब भी आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आपको जितने भी डोर हैं, विंडोज़ हैं, उनके लिए वुडन आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। और जितनी भी आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और आज की डेट में तो वाटर सप्लाई भी, वो प्लास्टिक की सारी सप्लाई नेटवर्क आप उसमें डालते हैं। उसके बाद ईंटें, आप जानते हैं, ब्रिक्स होती हैं, और ईंटों को जोड़ने के लिए मसाला यूज़ होता है, मॉर्टर, और दीवार को पूरी तरह से कवर करने के लिए प्लास्टर। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। कुल मिलाकर के ये सब कुछ अगर आप रिवर्स कंस्ट्रक्शन करें तो ये एक कमरे से निकलेगा। ये है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। यही है वो वेस्ट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि आज की डेट में हम डिस्कस करें तो एक अजीब सा आंकड़ा मिलता है हमें। सन 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने एक डाटा दिया। ये डाटा ये कहता था कि 10 to 20 मिलियन टन एनुअली कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्रोड्यूस होता है। हैरानी की बात ये हुई, जब 2011 की बात आई तो इस समय के अराउंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक डाटा प्रोवाइड करता है, और वो डाटा में वो ये कहता है कि 10 to 20 मिलियन टन देश में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्रोड्यूस होता है। 10 से 11 साल का समय बीत गया और कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का लेवल सेम है। ये तब हैरान करता है जब हम अगर एरिया अंडर द रियल एस्टेट देखें तो वो ऑलमोस्ट 7% ग्रो कर गया था। एरिया अंडर रियल एस्टेट ग्रो करना, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक अप्रॉक्स 33% चली गई थी अर्बन एरियाज़ में, जो कि 2001 के सेंसस से कहीं ज़्यादा।
एरिया अंडर द रियल एस्टेट देखें तो वो बढ़ चुका था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो इंक्रीज़ हो चुके थे। तो कुल मिलाकर के डेमोलिशन का वेस्ट उतना ही है। ये तो अपने आप में एक अनएक्सेप्टेबल फिगर है। यहाँ से ये सिद्ध होता है कि सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म ही नहीं है कि वो डाटा कलेक्ट कर पाए प्रॉपर कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट कितना है। यहीं पे इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाई करती है। 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रूल्स में बदलाव करने थे। उसके तहत डाटा लॉन्च किया गया और उस डाटा में ये कहा गया कि 25 to 30 मिलियन टन के अराउंड प्रोड्यूस होता है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। ये डाटा अपने आप में गलत था, क्योंकि अगर आप सेंटर फॉर साइंस की बात करें, दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन, उसका डाटा कहता है कि 560 मिलियन टन, 560 मिलियन टन के अराउंड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है 30 मिलियन टन और 560 मिलियन टन। वो शायद ऐसा डाटा इसलिए दे पा रहा है क्योंकि वो हाउस होल्ड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कंसिडर करके चल रहा है। और अगर आज की डेट में हम बात कंस्ट्रक्शन की करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में आज की डेट मतलब अगर हम कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत हाई है और उसमें ये बिल्डिंग्स और हाउस होल्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंट होते हैं। उसको हम निगेट करके नहीं चल सकते। और अगर आप एक आंकड़े पे बिलीव करें तो वो ये कहता है कि सन 2005 से सन 2030 के बीच में भारत की अर्बनाइजेशन की ग्रोथ को देखते हुए, कारपेट एरिया अंडर द बिल्डिंग्स की ग्रोथ को देखते हुए, रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन शिफ्ट को ऑब्जर्व करते हुए, रिसोर्स के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे देखते हुए जो इवैल्यूएशन हो रही है वो ये है कि 2005 से 2030 के बीच में 22,000 मिलियन टन के अराउंड, 22,000 मिलियन टन के अराउंड टोटल कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट हम प्रोड्यूस कर चुके होंगे। तो 22,000 मिलियन टन एक बहुत बड़ी फिगर है। और आप मुझसे पूछें कि इसको डंप करने के लिए सर जगह कितनी चाहिए, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल चाहिए। इस 22,000 मिलियन टन वेस्ट को डंप करने के लिए हमें वेस्ट बंगाल जितने साइज़ का एक स्टेट पूरा चाहिए। ये तब की बात है। आज के अराउंड अगर हम कम करके भी देखें, 500 मिलियन टन के अराउंड भी अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डंप कहाँ पे किया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में कि सन 2000 में हमारे देश में जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स थे उनमें सिर्फ इतना ही प्रोविज़न किया गया था कि उसमें एक लाइन मेंशन थी कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स के तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को अलग से ट्रीट करना, अलग से डील करना है। इसका सेग्रीगेशन और इसका डिस्पोजल अलग से माना जाए। इसके अलावा कोई लीगल बाउंडेशन, कोई अलग से नोटिफिकेशन, कोई स्टैंडर्ड्स, कोई इंसेंटिव्स, कुछ जिक्र ही नहीं था। 2016 तक देश में हम लिटरली कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट से लैक रहे हैं। यही कारण है कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट आज इतना भयावह रूप अपना चुका है। सन 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक सब ग्रुप बनाया, जिस सब ग्रुप का टास्क ही ये था कि वो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट के ऊपर अपनी स्टडी दे पाए। उसने कई तरह की रिकमेंडेशंस दी। उसने ये कहा कि हमें इसको प्रॉपर रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकलिंग की तरफ ले जाना चाहिए। हमें इसके लिए अलग से एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बनाना चाहिए जो इस इशू से डील कर सके। हमें सेग्रीगेशन एट सोर्स की बात करनी चाहिए। हमें साइंटिफिक डंपिंग करनी चाहिए। सरकार ने नियमों को उस लेवल पर माना नहीं और आगे बढ़ते हुए 2014 में एक रूल्स आए, जिन रूल्स के तहत कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को डील करने के लिए कदम पहला उठाया गया। लेकिन उस रूल में उस 2009 के सब ग्रुप की रिकमेंडेशंस को जगह नहीं दी गई। फाइनली 2016 में मार्च के मंथ में आपके सामने कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आते हैं, जिनका जिक्र हम आज करेंगे। इनकी कितनी ज़रूरत थी वो आपको अब समझ आएगा। इसके लिए हमें इसके द्वारा की जा रहे कॉन्सिक्वेंसेस को समझना पड़ेगा। अचानक से कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018 मार्च महीने में चर्चा में आ गए। इनका मार्च में चर्चा आने का कारण ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग इशू की और उसने ये कहा कि जिन भी सिटीज़ ने अकॉर्डिंग टू द 2016 रूल्स अभी तक कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को प्रोसेस करने का प्लांट नहीं लगाया है, उन सिटीज़ में कंस्ट्रक्शन बैन है। यानी कि उन सभी शहरों में कंस्ट्रक्शन बैन कर दी गई। रियल एस्टेट सेक्टर में हाहाकार मचा क्योंकि रियल एस्टेट का कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत रहता है। उसकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस बहुत हैं। 300 रुपये के दिहाड़ीदार से लेकर के 300 करोड़ तक के एक पूरी फर्म को सपोर्ट करता है वो सेक्टर। माइनिंग से लेकर के लाइमस्टोन क्वेरिंग तक, इनोवेशन से लेकर के वुड, टिम्बर, एवरीवेयर कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है।
इकोनॉमी को जब भी रफ्तार देनी होती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है और इकोनॉमी का साइकिल फिर से चल पड़ता है, बिकॉज इसके मैक्सिमम कैस्केडिंग इफेक्ट पाए जाते हैं। इसकी मैक्सिमम कनेक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में, अगर हम देखें तो ये कई लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर देता है। ऐसे में वो नियम बहुत सख्त बन करके आए, बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन एनवायरमेंटलिस्टों ने इसे समर्थन किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो लोग कस्टडी लेटर सौंपते हैं और जो एक फ्रेमवर्क देते हैं कि कितने दिनों के अंदर वो इसे इंस्टॉल करने वाले हैं, उनको हम परमिशन दे देते हैं ऑन कंडीशन। ये चलता रहा। ऐसे में मुंबई में एक घटना हो गई। आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी जिसमें करीना कपूर उसकी वाइफ होती है और करीना कपूर की डेथ हो जाती है क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं। वो रियल इंसिडेंट पे बनी हुई स्टोरी थी। आज की डेट में अगर आप मुंबई जाते हैं, वहाँ पे थाने का जो इलाका है, थाने इलाके में जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसकी ज़मीन को देखना बहुत ज़रूरी है। असल में वो ज़मीन है ही नहीं, वो एक तरह की डंप साइट्स हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन मटेरियल डंप्ड था। आने वाले समय में उसका मेटामॉर्फोसिस कर दिया गया, रूपांतरण कर दिया गया और वहाँ पे बिल्डिंग्स 10 मिनट के अंदर ज़मीन दोज हो गई, पता भी नहीं चला कहाँ के कहाँ चले गए। कई 100 जानें स्टेक पे लगा दी गई। क्यों? कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नहीं थे और इसकी वजह से देश को ये भुगतना पड़ा। आज हज़ारों लोगों की जान स्टेक पे लगी हुई है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। दूसरा, ये नियम क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं? पिछले 6 सालों के अंदर दिल्ली में तेज़ी से बढ़ती हुई सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर 10 के द्वारा हो रही फेफड़ों के रोग से मृत्यु, यानी कि जितनी भी आपकी सांस से जुड़ी हुई रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस और अदर प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, नेज़ल ब्रोंकाइटिस, एलर्जीज़, ये सारी चीज़ें, पल्मोनरी डिजीज़ेज़ जितनी भी हैं, इसके रिलेटेड ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी जिसमें हमें ये देखना था कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट कैसे मैनेज किया जाए। आज तेज़ी से आप देखिए 6 लेन प्रोजेक्ट चल रहा है पूरी कंट्री में, तेज़ी से हाईवेज़ चल रहे हैं क्योंकि आपको तेज़ी से BROs बनाने हैं, तेज़ी से आपको फ्लाईओवर्स बनाने हैं, आपको रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम को मूव करना है। इस सारे रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम के तहत पहले से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोलिशन करना होता है। मैं अगर सिंपल सी बात ही कहूँ तो अगर आप अमृतसर में एंटर होते हो, दरबार साहब को सीधी सड़क प्रोवाइड करने के लिए आपने कितने बड़े लेवल पर वहाँ पर सारा जो घर आते थे, सारा मलबा है, सारा डेमोलिश हुआ। छोड़िए, अभी आप ध्यान दीजिए, बनारस का पूरी तरह से रीवैम्प हो रहा है और उस बनारस के रीवैम्प के लिए सीधा विश्वनाथ तक जो रोड निकाला है आपने, काशी विश्वनाथ तक, उसके लिए आपने कितने 100, कितने मंदिर, कितने घर, कितना मलबा। मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये मलबा जा कहाँ रहा है? जो प्रोड्यूस तो हो रहा है, जा कहाँ रहा है? आप अपना ही घर ले लीजिए, अपने घर को रेनोवेट करने के लिए आप जो मलबा निकालते हैं, आप एक ट्रैक्टर ट्राली वाले को फ़ोन कर देते हैं, वो आपसे कुछ पैसे लेता है और वो उठाता है। क्या आपने कभी उससे सवाल पूछा कि तो इसे कहाँ डालेगा? यकीनन ही वो उसे एक नाले, नहर, तालाब या ब्यास नदी में या सतलुज नदी में डालेगा। इसके क्या भयावह परिणाम है वो मैं अभी आपके सामने रख दूंगा। मुद्दा यहाँ पर आ जाता है कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट आज पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में रैम्पेंट है। उसका डिस्पोजल क्या है ये पता किसी को नहीं, अवेयरनेस कोई नहीं, और आवाज़ नहीं उठ पा रही थी क्योंकि नियम नहीं थे। 2016 के कानून के बाद मैक्सिमम लिटिगेशंस कोर्ट्स में पहुंची हैं, चाहे वो NGT है, चाहे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो इस कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को रिलेटेड, क्योंकि अब कानून एग्जिस्टेंस में है। पालना नहीं होनी अलग बात है, लेकिन प्रश्न उठाने की और केस दायर करने की ताकत अब आम लोगों के पास, सिविल सोसाइटीज़ के पास, NGOs के पास या फिर कम्युनिटी लीडर्स के पास है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे में अब हम कुछ चीज़ों को चर्चा करते हैं ताकि मैं आपको डिटेल वे में ये समझा पाऊँ कि सर ने ये जो विवरण दिया है ये इतना क्यों इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हमें इस वेस्ट को मैनेज करना ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जिक्र करते हैं हम सॉइल का। सॉइल को अगर हम ध्यान से देखें तो सॉइल की यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2 सेगमेंट के तौर पर हो सकती है। एक तो सॉइल बड़े लेवल पर यूज़ होती है फिलिंग के लिए, और दूसरा सॉइल से ही ब्रिक्स बन रही है हमारी कंट्री में। हम अपनी कंट्री में बेक्ड ब्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं, जो सॉइल बेक्ड ब्रिक्स होती हैं। आज हमारी कंट्री में अभी भी उस लेवल पर सीमेंटेड ब्लॉक्स यूज़ नहीं होते जिन्हें हम कंक्रीट ब्लॉक्स के तौर पर जानते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं जियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमेनास की और जियोलॉजिकल स्टडीज़ का, अगर मैं आपके सामने आंकड़ा रखूं तो 1 सेंटीमीटर सॉइल आप सबको पता है बनने में 1000 साल का समय लग जाता है। तो 1 सेंटीमीटर सॉइल जब 1000 साल में बनती है, आप जब ब्रिक्स बनाते हैं वो उस सॉइल से जो कि टॉप लेयर ऑफ द फर्टाइल सॉइल थी, इसकी वजह से आप कई फुट मिट्टी कुछ ही महीनों के अंदर निकाल लेते हैं।
इससे नुकसान ये होता है कि वो फार्मर जिन्होंने उस समय में अपना बेनिफिट देखते हुए अपनी लैंड या अपनी साइट को प्रोवाइड किया गया था, उनको बाद में आकर के समझ होता है कि लैंड कभी भी दोबारा फिर एग्रीकल्चर के लिए रिक्लेम नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी फर्टाइल सॉइल दोबारा ला करके फिल करना एक बड़ा इशू है। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो लैंड और भी दूसरे तरह से नुकसान करता है, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है बरसात का, और वो आसपास के सारे रीजन के लिए एक फिलर बन जाता है। जब उसमें पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है, वो सराउंडिंग एग्रीकल्चरल पैचेस को भी बर्बाद करता है अपने उस खड़े पानी के माध्यम से। इस वजह से सबसे पहला नुकसान तो ये है कि ऑलरेडी फार्मिंग सेक्टर जूझ रहा है अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी से। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ड्यू टू रेकलेस यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हमारी फर्टिलिटी लूज़ हो रही है फार्म्स की। तीसरा, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, उसकी वजह से बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, और उसकी वजह से बढ़ता अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों ही चीज़ों के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए लैंड, और लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के अंडर है। चाहे आप हाईवे निकालें, चाहे फ्लाईओवर, चाहे डैम बनाएं या ब्रिज, ये कोई भी चीज़ जिस एरिया में बनती है वो है एग्रीकल्चर लैंड। अब जब वो एग्रीकल्चर लैंड आपको चाहिए, ऑलरेडी जनसंख्या बढ़ रही है, उसे फूड भी चाहिए, और उस एग्रीकल्चर लैंड का एक बहुत बड़ा फर्टाइल हिस्सा जब ब्रिक्स बनने में जाता है, तो सीधा सीधा आप एक ऐसा क्राइसिस को जन्म दे रहे हैं कि जितनी भी आपकी कंट्री में और वर्ल्ड लेवल पर सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो फूड कोस्ट की वजह से वैसे ही जूझ रहे हैं, उनके हाथों से फूड और दूर होगा तो एक फूड इनसिक्योरिटी का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो फूड सिक्योरिटी पे थ्रेट है। वो सरकारें जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रही हैं अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम, उनके बजट पर ये अतिरिक्त बोझ है जब उन्हें महंगा क्रॉप लेकर के, महंगी फूड लेकर के सब्सिडाइज्ड रेट पे इन लोगों को देना पड़ेगा। इसकी वजह से जितने भी डेवलपमेंटल एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के, वो रिटार्ड हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ना करके सिर्फ और सिर्फ इस तरह की सब्सिडी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में ही उलझती रह जाएगी। ये दूसरा बड़ा नुकसान है। और तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि सॉइल सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए नहीं होती। सॉइल कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से जानी जाती है। यही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं और यही ह्यूमस कंटेंट है जिसने अपनी मौजूदगी से मिट्टी को मृदा में परिवर्तित कर दिया, जो आपको भोजन देती है, सॉइल में परिवर्तित किया। इस तरह से जब आप कई फुट की उस लेयर को ईंटें बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो जो बायोटिक लाइफ फॉर्म्स उस टॉप लेयर ऑफ सॉइल से कनेक्टेड है, उसे दोबारा उत्पन्न होने में कई सदियाँ बीत जाएंगी, और वो उत्पन्न ना हो पाई, अगर वो ख़त्म होनी शुरू हो गई तो वो सारे रीजन से ही ख़त्म होगी। इसकी वजह से एक पेरेनियली हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन का इशू। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखें हम, तो ये कई तरह के मल्टी प्रॉन्स्ड इम्पैक्ट हैं इसके। और ये इसी वजह से कि तेज़ी से वो जो ब्रिक्स हम बना रहे हैं, वो ब्रिक्स अल्टीमेटली उस सॉइल से बन रही हैं। और यहाँ पर अब सरकार ये कहती है और कोर्ट ये कहता है कि आप अगर आज की डेट में ये जितनी भी बिल्डिंग्स आपके पास बनी हुई हैं, आप इन्हें डेमोलिश करते हैं, इससे बेहतर अगर आप इसे डिसमेंटल करें तो कितना अच्छा है। डिसमेंटल एक तरह की रिवर्स कंस्ट्रक्शन जानी जाती है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि डिसमेंटल कौन सी टेक्निक है, ये वही टेक्निक है जो डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न वर्ल्ड में अपनाई जा रही है। मैं इससे आगे आकर के एक नई स्टेटमेंट देता हूँ। डिसमेंटल वो टेक्निक है जो एंशिएंट वर्ल्ड में अपनाई जाती थी, यानी कि एंशिएंट इंडियन कल्चर और एंशिएंट अदर कल्चर। आज भी आप गाँव जाइए, पंजाबी में एक लाइन बोलता हूँ, कोई भी ये नहीं कहेगा कि कमरे ढा रहे हैं, कहेंगे कमरे अद्धे डंडे हैं। उधेड़ने का मतलब वो ईंटें निकालते हैं, वो दरवाजे खिड़कियाँ सब निकाल लेते हैं, और बंदा लगा होता है वो सारे सरिये झाड़ के निकाल लेता है। तो उधेड़ने का मतलब हम 1 बाय 1 चीज़ें निकाल रहे हैं, लेकिन तोड़ने का मतलब है कि बस हम तोड़ रहे हैं। अब ऐसे में जब आप उधेड़ रहे हैं, वो सारी ईंटें आप निकालेंगे। और आज मैं आपको एक बात बता दूँ, क्लियर सेंस में यूज्ड ईंटें, रीयूज्ड ईंटें कई गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती है फ्रेश ईंट के मुकाबले, क्योंकि वो सारे मौसम, सारा प्रेशर, सारा मॉइस्चर, सारी तराई, जो तराई करनी पड़ती है ईंटों की स्ट्रेंथ गेन, सब झेल चुकी होती है वो, और वो तो लोहा बन चुकी होती है। तो फिर भी सस्पिशन है लोगों के माइंड में कि पता नहीं पुरानी ईंट लगानी है, पुरानी ईंटों से घर बनाना है, कैसा घर बनेगा, नई ईंटें। इसमें अवेयरनेस की कमी है लोगों में। तो आज भी जालंधर में अगर आप जाएं तो दमोरिया पुल के पास पुरानी ईंटों का मार्केट है, लेकिन लोग वहाँ से पुरानी ना लेकर के नई ईंटें लेना पसंद करते हैं, क्योंकि सस्पिशियस हैं और लोगों में टेक्निकल अवेयरनेस नहीं। इसके लिए सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को फटकार लगाई है, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को बोला है कि नई पॉलिसी लॉन्च करो और लोगों के सामने क्लियर करो कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड्स हैं क्या और इन ईंटों में कितना दम है। मुद्दे की बात यहाँ पर ये आती है कि अगर डिसमेंटलिंग हम करनी शुरू कर देंगे, वो ईंटें जो टूट फूट करके सीधी मलबे में गई हैं, अगर हम उनको डिसमेंटल के वर्जन में निकालना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं सीधे वे में नई वर्जिन ईंटें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे नई सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आज रिसोर्स क्रंच की पोजीशन से जूझ रहा भारत और पूरा विश्व, उन रिसोर्सेज को तो प्रिजर्व करेगा ही, फूड सिक्योरिटी को तो आगे बढ़ाएगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएगा, और रीसाइक्लिंग में नई इनोवेशंस के स्कोप हैं, और पूरा वर्ल्ड अगर अब बचेगा तो वो रीसाइक्लिंग से बचेगा। यहाँ पर तो रीसाइक्लिंग का भी कोई रोल नहीं, रीसाइक्लिंग में आप पुरानी चीज़ को डाल के एक नई चीज़ बनाते हैं, ये तो अपने आप में उत्कृष्ट है कि आप सीधे रीयूज़ कर रहे हो उस चीज़ को, तो दिस इज़ अल्टीमेट। और सबसे बेस्ट इसकी खासियत इन सीटू ट्रीटमेंट हो गया, इन सीटू ही मैनेजमेंट हो गया। जिस घर से निकली उसी घर ने उन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। वेस्ट साइट पे ज़ीरो वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म अचीव हुआ गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट करना चाहती है। वो लैंड जो तेज़ी से वेस्ट साइट के अंदर चला जा रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड ही था किसी टाइम पे, या ग्रास लैंड था, या कोई वेट लैंड था, या कोई वेस्ट लैंड था, किसी ना किसी के लिए वो ज़रूरी था। तेज़ी से आपने उसको वेस्ट लैंड में तेज़ी से आपने उसको डंप साइट में कन्वर्ट किया। जब ये मलबा वहाँ नहीं जाएगा तो वो डंप साइट्स भी रिड्यूस होंगी, और वो लैंड फ्री होगा नए लोगों के रहने बसने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, नई तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, पार्किंग लॉट्स के लिए, या अदर प्रोसीजर्स के लिए, और वो भी बढ़ते हुए शहरों की ही मांग है। तो कुल मिलाकर के हमें इनको यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तभी जा कर के हम बच सकते हैं। और सेकंड एस्पेक्ट है कि सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग। अगर हम तरीके से ये सारा का सारा मटेरियल लेकर के इसे क्रश करके एक नई कंक्रीट का वर्जन दे पाएँ तो ये बहुत ब्यूटीफुली यूज़ हो सकता है फिलिंग पर्पस के लिए। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, ऑलरेडी मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर्स जितने भी वेटलैंड एरियाज हैं उन्हें बैकफिल करने के लिए, या जितने भी फ्लैट्स वो बनाते हैं उनकी बैकफिलिंग के लिए ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन सरकार इसका उपयोग नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी मशीनरी सरकार के द्वारा लगाई नहीं गई है। ये हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो सॉइल को आप फिलिंग प्रोसेस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर कंक्रीट जो कि क्रश्ड मटीरियल से आएगी, और वो क्रश्ड मटीरियल आपको डिराइव होगा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट से। यहाँ पर भी आपको लाभ हुआ, आपने मिट्टी बचाई। मुद्दा मिट्टी बचाने से था, मुद्दा किसान बचाने से था, विलेज बचाने थे, विलेज इकोनॉमी बचानी थी, मुद्दा इकोलॉजी को और एनवायरनमेंट को बचाना था, जो अल्टीमेटली हज़ार्ड होगा एक बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म के लिए। वो कोई जीवाश्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है, कोई रेप्टाइल, बर्ड, या फिर आप। ये इंपॉर्टेंट था। आई बात समझ में? मुद्दा है इकोनॉमी में वैल्यू डालने का। अब यहाँ पर आपका एक नेचुरल क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर एक तरफ है डेमोलिश करना और एक तरफ है डिसमेंटल करना। डिसमेंटल में समय भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। ये आपको क्यों समय और पैसे ज़्यादा लगता है मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि आज दिन तक कंट्री में कोई पेनल्टी और कोई चार्जेस नहीं थे, फीस एंड पेनल्टी दोनों नहीं थी, इसलिए आपको तोड़ना ज़्यादा इजी लगता था डिसमेंटलिंग से। लेकिन अब मैं आपको बताऊं तो कुछ स्टेट हैं जिन्होंने रूल लागू कर दिए हैं, और कलकत्ता इनमें सबसे टॉप है, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यानी कि अगर आपने वेस्ट जनरेट किया है विद परमिशन तो पर टन उठवाने के लिए 2000 चार्ज देना पड़ेगा अर्बन लोकल बॉडी को, और अगर आपने बिना परमिशन के कहीं कांड कर दिया और वेस्ट जनरेट हो गया है तो जितना भी वेस्ट किया कोई मतलब नहीं, पर साइट पर वेस्ट जो आपने वेस्ट किया है 50,000 फाइन है। फाइन की एक डेट है, डेट एक्सीड होते ही एवरी डे 10,000 फाइन 50,000 के ऊपर, और ये भरने के बाद मलबा उठाने के लिए 2000 पर टन देना पड़ेगा। तो इसलिए फिर आप कहेंगे कि दिहाड़ी पे बंदे लगा के डिसमेंटलिंग करा लो यार, वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फाइन एंड द पेनल्टी हमें सस्ता लगता है तोड़ भन के ट्राली वाले को पैसे दे के भेज देना। लेकिन जब फाइन होगा, पेनल्टी होगी, हमें पता लगेगा कि मलबा उठवाने का भी तो खर्चा आना है, क्यों ना दिहाड़ी लगा करके बंदे से उसे मैनेज करा ले, रीयूज़ करा ले यार। और एक तो रिसोर्सेज भी बचेंगे और हमारा फाइन और पेनल्टी भी बचेगा ये। और दूसरा एक जगह पे प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ ऐसे स्टेट्स की बात करें जैसे कर्नाटका लोग बड़े सियाने हो गए। उनका कहना क्या है कि फ़ाइन अगर देखें तो फ़ाइन है 2000 रुपया, फ़ाइन मैंने 2000 मैंने टोटली 2000, लेकिन अगर फ़ी उठवाने का खर्चा देखें तो 1500 रुपया पर टन खर्चा पड़ता है। वो कहते 1500 रुपया पर टन क्यों भरना, भाड़ में जा, फ़ाइन भर देंगे 2000 रुपया। तो उन सरकारों को और उन सिस्टम्स को भी सेटल होना पड़ेगा कि अगर फिर फ़ाइन लगाया है तो इतना हो कि वो डेटरेंट्स का काम करे, और फ़ाइन अगर है तो इतना हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि लोगों को पेनल्टी भरना, फ़ाइन भरना ज़्यादा प्रोडक्टिव लगे एज़ कम्पेयर टू लिफ्टिंग कॉस्ट। तो ये भी इस चीज़ को ठीक करना है। तो हमारे देश में नियम का अभाव, फ़ाइन का अभाव, फीस का अभाव, ये चीज़ों के अभाव से हम डिसमेंटलिंग की तरफ नहीं जाते हैं, हम सीधा डेमोलिशन की तरफ जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर दूसरा एक भ्रम, एक और चीज़ है हमारे देश में, इसमें सरकार की गलती है। अगर आप रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट मटेरियल की बात करेंगे उस पर GST 18% है, और अगर आप फ्रेश कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करेंगे उस पर GST 5% है। अब 5% वाली GST, अब आप मेरे पास सामान लेने आए हो, मैं आपको 2 ईंटें दूंगा, 18% GST वाली और 5% GST वाली।
तो यार लॉजिकल है कि 18% GST वाली ईंट तो महंगी होगी, 5% वाली सस्ती होगी। आप मुझसे क्या खरीदेंगे? 5% GST वाली। लेकिन फिर यहाँ पे सेंट्रल PWD के इंजीनियर्स ये प्रूव करते हैं कि ठीक है, इनिशियली 18% और 5% का गैप है, लेकिन जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो मोटर एंड प्लास्टरिंग का सारा कॉस्ट जोड़ के पर क्यूबिक फुट के ऊपर जो खर्चा आता है फ्रेश ईंट का, वो 7700 कॉस्ट करेगा, लेकिन जो रिसाइकल्ड और रीयूज्ड ईंट है वो 7500 कॉस्ट करेगा। मतलब एट द एंड जब आप पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 200 रुपये का फ़ायदा ही मिल रहा है आपको एक क्यूबिक फुट के गैप के ऊपर। आई बात समझ में? लेकिन आप मुझे बताएं, एक जनरल बायर इतना समझता है? वो इस चीज़, वो उस समय जो उसकी परचेजिंग कॉस्ट है उस पर बात करता है, वो कहता है बाकी बातें बाद में गई। उसे नहीं पता कि रीयूज्ड ब्रिक के ऊपर मोटर भी कम लगेगा, प्लास्टर भी कम यूज़ होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, वो कम पिएगा, चीज़ों को कम यूटिलाइज़ करेगा और इमीडिएटली टिक जाएगा, सेटल हो जाएगा। लेकिन वो ये देखेगा कि मुझे ये ईंट महंगी मिल रही है, वो सस्ती मिल रही है, मैं यहाँ पे लूँगा। यहाँ पे केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को कहना है कि GST की पॉलिसी को सेटल करो और रिसाइकल्ड मटेरियल के ऊपर GST को रिड्यूस करो, या तो एट पार लेकर के आओ न्यू मटेरियल के, या फिर कोई ना कोई और सोल्यूशन इसका निकालो। ये सारे चैलेंजेस थे जो मैंने आपको बताया। फ़ाइन है, फीस है, पेनल्टी सिस्टम है, लोगों की एक अप्रोच है, मेंटालिटी है, और अवेयरनेस की लैक है, और सरकार के द्वारा नियमों की कमी है। और नियम अगर हैं तो उनमें कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे GST, और वो सारी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ थी यूज़ करने की जो मैंने आपको बताया, और वो लॉसेस जो हमने डिस्कस किए कि अगर हम इस सॉइल को निकाल रहे हैं तो कैसे लॉस हो रहा है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, अगर हम सॉइल से आगे बढ़ें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं कंक्रीट की। कंक्रीट को हम एग्रीगेट्स भी कह सकते हैं। जब हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं तो एग्रीगेट्स दो चीज़ों से, मेनली सैंड एंड ग्रेवल्स। ओके, तो सैंड एंड ग्रेवल्स का आप यूज़ करते हैं। आप देखिए सड़कों पर जाएं, सड़क बनने से पहले वहाँ पर मिट्टी के साथ मिक्स करके गोल गोल पत्थर डले रहते हैं, उसे हम PCC मटेरियल कहते हैं। तो ग्रेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस तरह से हमारे इकोलॉजी, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सैंड का क्या खेल है, सैंड माफिया का क्या गेम है, और इस तरह से महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में और लखनऊ के आसपास के इलाकों को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, अब हम वो समझेंगे। ये भी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ना होने की वजह से ऐसा हो पा रहा था। ओके, ये सैंड एंड ग्रेवल, देखिए एग्रीगेट्स यूज़ होते हैं आज की डेट में। अगर मैं आपको बताऊं तो रिसाइकल्ड मटेरियल से आप कौन सा रिसाइकल्ड मटेरियल निकाल सकते हैं? इसे हम मैन्युफैक्चर्ड सैंड कहते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के पास जाएंगे, वो आपको एक सैंड देंगे और वो होगी मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड यू कैन यूज़ वेरी ईजिली, आज की डेट में यूज़ हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट्स, तो उसमें यूज़ हो रही है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? सैंड। देखिए तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इस अर्बनाइजेशन की वजह से नेचुरली कंक्रीट मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन ये सारे नेचुरली अवेलेबल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, और नेचर का अपना एक टाइम है चीज़ों को क्रिएट करने का। उसको नहीं पता है कि आप इतनी तेज़ी से अर्बनाइजेशन कर रहे हो तो उसे इतनी तेज़ी से बनाना है। ऐसे में फिर आप क्या कर रहे हैं? रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सैंड। और जब आप रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, फिर आप करते हैं उसे इल्लीगली। और इल्लीगली आज की डेट में सैंड माइनिंग हो रही है, जो कि एक पूरा नेटवर्क है। इसमें सैंड माइनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, इसमें मीडिया को ख़रीद लिया गया है। आज अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे आप सन्न रह जाएंगे कि जो 4 साल पहले आज सैंड माइनिंग के जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, आज आपको यूट्यूब पे जाने पर 1-2 टेड टॉक्स, इसके अलावा 1-2 लोकल चैनल के, वो भी लोकल वर्जन के बहुत ही डिग्रेडेड क्वालिटी के वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन आपको उसके बाद बड़े चैनल्स पे ये बिल्कुल गायब नज़र आएंगी। आज आप पंजाब में ही रहते हैं, जलंधर में, आप दोआब में आते हैं, सतलुज और ब्यास के बीच में, आप देख लीजिए आपके लोकल अखबार में कितनी सैंड माफिया की खबरें हैं, क्योंकि मीडिया को अपने साथ कर लिया गया है। क्योंकि जब वहाँ पर ड्यूटी पर अपॉइंटेड पुलिस वाले या फिर अदर लोगों से जा करके सैंड माफियाज़ की डील होती है, तो वहाँ पर उनके द्वारा यही होता है कि पहले आप उजागर करने से रोकिए लोगों को, कि चीज़ें उजागर ना हो, तो इसलिए मीडिया को पहले आप सेटल करिए, फिर हम आपके साथ सेटल हैं। तो पूरा एक तंत्र है, सरकार के कुछ नुमाइंदे इसमें शामिल हैं, मीडिया का कुछ विंग इसमें शामिल है, लोकल विलेजर्स के कुछ पर्सन इसमें शामिल हैं, विलेजर्स, और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ माफिया नाउ डेज, जैसे सैंड माफिया के सेंस में हम जानते हैं। क्या है ये सैंड माफिया का मॉडस ऑपरेंडाई, ये कैसे काम करता है? ध्यान से देखिए, एक नदी है,
और आज की डेट में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के गंगा, यमुना और गोमती, इनके इलाके कई गांव आज तबाह होने के कगार पर हैं। 2010 का 2014 उत्तराखंड का फ्लड आपने देखा, और आज उत्तराखंड एवरी ईयर मानसून सीजन में फ्लड की वर्ज पे ही रहता है। आप देख सकते हैं हर बार फ्लड आने को तैयार रहते हैं। कारण यह है कि जब नदी फ्लो करती है, रिवर अपने लेफ्ट एंड राइट बैंक पे कई तरह की फॉर्मेशंस बनाती है जो मॉर्फोलॉजिकल। अब ऐसे में कई खड्डे, क्रेटर्स होते हैं, कई हाई रीजन्स होते हैं, कई मोड़दार नदी के ब्रांचेस निकलती हैं वहाँ पर, जो हम जिनको कहते हैं कि डिस्कार्डेड वाटर्स वहाँ पे जमा होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब नदी उफान पे होती है मानसून सीज़न के दौरान, उसको अपने वेस्ट और ईस्ट में फैलना होता है, लेफ़्ट राइट में फैलना होता है। लेकिन ये उसके द्वारा की गई पिछले साल की आकृतियाँ, पिछले साल की लैंड फॉर्मेशन उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसे शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर हम जानते हैं, वह रहता है। तेज़ी से बढ़ती हुई एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट और लैंड की कमी की वजह से आज हम रिवर के बिल्कुल किनारे पे जा पहुँचे हैं। जो रिवर का फ्लड प्लेन होता है वहाँ पर आप देखें तो गन्ने की खेती होती है बड़े स्तर पर। तो इसकी वजह से एक तो हमने लैंड एनक्रोच किया, चलो ये अलग बात है। रिवर के जो शॉक एब्जॉर्बर हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ सैंड है, और सैंड की अपनी एक क्वालिटी है कि सैंड में पोरोसिटी होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे में आज आप अपनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिक्वायरमेंट की वजह से सारी सैंड आपने दोनों किनारों से साफ करके रख दी पूरी तरह से। ऐसे में वो रिवर वाटर जब रेज होता है तो वो अपने दोनों बैंक्स को ब्रेच कर जाता है और विलेज में जाता है, और नदी के फ्लो को रास्ते में जो भी मिले वो उसे काटेगा। इसकी वजह से वो विलेज की एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव सॉइल को अब इरोड करके, बहा करके अपने साथ लेकर के जा रहा है। और उत्तराखंड के किसान इस बात से त्रस्त हैं कि नदी जो अब से थोड़े ही समय पहले तक लगभग 30 से 35 मीटर उधर कटाई करती थी, आज वो गांव के 7 से 8 मीटर की फ्रिंज पे आ चुकी है और वो वहाँ पे काट रही है। मतलब आज वो उनके खेतों को काट रही है, थोड़े ही दिन बीतने पर वो उनका घर को काट लेगी और उनके गांव को पूरा चपेट में ले लेगी। ये क्यों हो पाया? उनके गांव, उनके खेत और नदी के बीच में वो जो नदी का बफर जोन था, जो सैंड के द्वारा बना था, वो सारी सैंड वहाँ से निकाल ली गई है। यानी कि अगर आप इलीगल सैंड माइनिंग करते हैं, इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। ये आसपास के खेतीबाड़ी करने वाले किसानों को, पूरी की पूरी विलेज सोसाइटी को डिवास्टेट करने का दम रखती है। और पूरा भारत में, उत्तर भारत, हिमालय के इलाके इनसे जूझ भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन क्या करें, गांव के ही कुछ गरीब लोग और उनमें से भी औरतों को इन माफियाओं के द्वारा टारगेट किया जाता है। कुछ पैसे के लालच में वो सारी रात बोरियां भरती रहती हैं और सुबह आकर के एक कंटेनर इन सारी बोरियों को ले जाता है और इसके तहत उन्हें कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। आवाज़ उठाने किसी दफ्तर में जाते हैं तो मुंह बंद करा दिए जाते हैं। और यहाँ तक की हासिलें हैं भारत में। अगर बात करें, पंजाब की बात करें, कुछ साल पहलों का एक हादसा आपने देखा होगा। पंजाब के ही बहुत रेप्यूटेड ऑफिसर, उस समय पठानकोट एसएसपी एसपी लेवल पर अपॉइंटेड थे, आज पीएपी डीआईजी, और उनके साथ जसदीप मल्होत्रा जैसे एक बहुत भी प्रख्यात पत्रकार, यानी कि वह हिंदुस्तान टाइम्स में थे। गाड़ी एक्सीडेंट की गई, पुलिस ऑफिसर इतनी क्रिटिकली वहाँ पर इंजर्ड हुए, उन्हें 1.5 साल लगे उभरने में, लेकिन पत्रकार ऑन द स्पॉट डेथ हुआ। तो कुल मिलाकर के ये सारा सैंड माफिया का खेल है। कितने आईएएस, कितने आईपीएस इनसे जूझ रहे हैं। आपने पीछे ही बुंदेलखंड की कहानियाँ उन वुमेन आईपीएस की सुनी होंगी, और ये तेज़ी से चल रहा है। कईयों को मार दिया गया है, कईयों को ट्राली के नीचे दे दिया गया है, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुद्दे की बात यहाँ पर ये एक इम्पैक्ट है, लेकिन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इज स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप एग्रीकल्चरल एरियाज़ को र्यून कर रहे हैं, उन फील्ड को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये जो सैंड है हमें रीयूज्ड मटेरियल के तौर पर रिकवर हो जाए, या जब हम रिसाइकल करते हैं और वहाँ से हमें मैन्युफैक्चर्ड सैंड मिल जाए, तो वो जो प्रीशियस रिसोर्स है जो रिवर के द्वारा नेचुरली कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, हम उसे प्रिजर्व कर पाएंगे। ये सबसे बेस्ट टेंडेंसी है, ताकि आने वाले समय में रिवर अपने बैंक्स को ब्रेच ना करे, रिवर का अपना एक नेचुरल फ्लो बना रहे, और इसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड जो उस रिवर की विसिनिटी में है वो डिवास्टेट ना हो। ये पहला एक इसका बड़ा योगदान होगा, इसलिए हमें यह करना अब आज की मांग है, ये ज़रूरी है। लेकिन सैंड की पूर्ति तो हो रही है। 3-4 साल से आप देख रहे हैं, कानून ना हो जाने की वजह से, रिवर बेसिन अप्रोच ना जाने की वजह से, और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा रिवर बेसिन मैप ना प्रोवाइड करने की वजह से लाइसेंस या तो अप्रूव नहीं हो रहे, या रिन्यू नहीं हो रहे, या रॉयल्टी पूरी नहीं भरी जा रही। तो लैंड अगर आप देखें तो सैंड एक्सकवेशन तो बंद हो रखी है बहुत लंबे समय से, लेकिन सैंड फिर भी ब्लैक में बिक रही। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें अब तक लंबे समय तक रेत के कानून ही नहीं थे। मतलब जिसको रेत चाहिए, अगर अपनी ट्रैक्टर ट्राली और गाँव के 4-5 लड़के हैं, ले जाओ ब्यास, ट्राली वहाँ पर उतारो और साथ में बेलचा लेके जाओ, जितनी रेत भरनी है भर करके ले आओ, कोई चक्कर ही नहीं है। तो मतलब फ्री एसेट माना जाता था। इसी वजह से नॉन रेगुलेटेड वे में जब आपने एक्सट्रैक्ट कर ली सैंड, तो उसके हमें नुकसान भुगतने पड़े, यह हमने देखा। इसका एक और भयावह चेहरा आज ये भी है।
देखिए तेज़ी से बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है अर्बनाइजेशन, लेकिन लैंड उतना ही कॉस्टली हो रहा है। लेकिन आपको फाइनेंसेस बहुत ईजिली अवेलेबल हो रहे हैं आज की डेट में बिल्डर्स को, तो ईजिली अवेलेबल लोन फैसिलिटी, एस्केलेटिंग लैंड कॉस्ट एंड रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज, ये चीज़ें एक चीज़ को मजबूर कर रही हैं। वो चीज़ क्या है, हम बाउंड हैं डेमोलिशन के लिए इन 3 कंडीशन से। मतलब अगर आप मुंबई जाते हैं, अगर आप जुहू जा रहे हैं, बांद्रा जा रहे हैं, कहीं भी ऐसे एरिया में जा रहे हैं, अगर वहाँ पर एक सिंगल स्टोरी बंगलो अवेलेबल है या फिर कोई घर अवेलेबल है, लैंड कॉस्ट बहुत है, लोन ईजिली अवेलेबल है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप बाउंड हैं कि आप उस घर को तोड़ेंगे और वहाँ पे 30 मंजिली इमारत बनाएंगे। मतलब लैंड की कमी की वजह से हम उसी रीजन में नए 30 घर ना बना करके उस घर को तोड़ करके उसके ऊपर हमें घर बनाने हैं 30 मंजिली, ये एक कंडीशन है। दूसरा, अगर LIG फ्लैट हैं, लो इनकम ग्रुप फ्लैट्स हैं, या MIG फ्लैट हैं, मिडिल इनकम ग्रुप फ्लैट्स हैं सरकार के, 2-3 मंजिली के हैं और लंबे समय तक वो ऑक्यूपाई नहीं हो पाए, जलंधर में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के बनाए ऐसे कई फ्लैट हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आप सूर्य एनक्लेव चली जाए, और ज़्यादा नहीं देखना है तो आप यहाँ आए, मेरे घर के पीछे सलेमपुर के पास इंदिरापुरम है, लंबे समय तक 15-15 साल तक ऑक्यूपाइड नहीं हुए, खंडर हो गए। बाद में फिर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अपनी कुर्की से बचने के लिए, जैसे आज गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम की नीलामी चल रही है, वैसे ही उस तरह के फ्लैटों की भी नीलामी होती है। इन फ्लैटों की नीलामी को फिर लेने के लिए आते हैं वो बड़े बिल्डर उन बड़ी मेगा सिटीज़, जैसे बात करते हैं कलकत्ता की, बेंगलोर की, मैसूर की, दिल्ली की और बॉम्बे की। वहाँ पर ये 3 मंजिली 4 मंजिली फ्लैट्स की और नीलामी में उसे लेकर के ये इतने फ़ायदे में रहते हैं कि इनके लिए वो 3-4 मंजिली फ्लैट को नुकसान करना कोई फ़र्क नहीं, ये उनको फ्लैट करके वहाँ पे 30-30 मंजिली फ्लैट बनाते हैं। लेकिन वो 3-3 मंजिली फ्लैटों का सारा मलबा कहाँ गया है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारे देश में ये जो 3 फैक्टर हैं कि लैंड कॉस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है अर्बन एरियाज़ में, लोन्स आर इजीली अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड लॉन्ग रीपेमेंट सिस्टम इज़ देयर, एंड अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन में राइज आना, बढ़ना, उसकी ग्रोथ, इसलिए पहले से बने स्ट्रक्चर्स को तोड़ा जाता है और वहाँ पर नए स्ट्रक्चर, कई बहुमंजिली इमारतें बनाई जाती हैं। फ्लैट सिस्टम इज़ रैम्पेंट। चेन्नई जाइए, कलकत्ता जाइए, बॉम्बे जाइए, आपको फ्लैट मिलेंगे। अब जलंधर की बात कर लेते हैं, ज़्यादा दूर मत जाइए, ये जलंधर है, मैं यहाँ हूँ, आपको यहाँ से सिटी कैंपस जाना है। पहले यहाँ से सिटी कैंपस जाते हुए दोनों तरफ खेत थे, तो यहाँ पर आपको घर तोड़ने नहीं पड़ते, लेकिन आप यहाँ पे आप किसान को तोड़ रहे हैं, खेतों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप वर्जिन लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को ऑक्यूपाई करके लैंड यूज सर्टिफिकेट्स चेंज करा करके आप वहाँ पे फ्लैट, तो यहाँ पर जाइए, जलंधर हाइट्स हैं, जलंधर हाइट्स के आगे अब आपको 1.5 करोड़ वाला फ्लैट बुर्ज खलीफे दिखेंगे। कैन यू इमेजिन कि 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं, लुक एट द प्रेमाइसेस, लुक एट द एरिया। तो अब आप यहाँ से, अब ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, पहले आपको खेत ही खेत मिला करते थे, लेकिन अगर आप आज सिटी जाते हैं, सिटी कैंपस जो है, आपको दोनों तरफ कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन ही मिलेगी। तो कुल मिलाकर के लैंड का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, लेकिन पहले से बने हुए स्ट्रक्चर्स का डेमोलिशन है, बाउंड है कि आपको डेमोलिश करना है, इस वजह से आपको ये नुकसान दिख रहा है। तो अब तेज़ी से मुंबई में बनती हुई वो बिल्डिंग्स, उनके लिए सैंड कहाँ से आती है, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। देखिए, मुंबई में एक देवनार नाम की साइट थी जहाँ पर डंप वेस्ट को डंप किया जाता था, वेस्ट को वहाँ पर डंप होता था, समय बढ़ा, वहाँ पर कई तरह के आग के एपिसोड हुए, फायर पकड़ी गई। इसके बाद 2018 में एनवायरमेंटलिस्टों ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील लगाई। मुंबई हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि किसी तरह की कंस्ट्रक्शन मुंबई में नहीं होगी जब तक प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होगा, और देवनार की साइट पे अब कुछ भी डंप नहीं किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन रुक गई, कंस्ट्रक्शन तो चलती रहेगी, नियम आ गया है। अब कंस्ट्रक्शन कैसे चले, जो डेमोलिशन हो रहा है वो डेमोलिशन को फिर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वहीं पे पास में ही वसाए वेटलैंड है और थाने क्रीक है। तो क्रीक क्या रहता है कि अगर आप देखें कि ये अगर मेन लैंड इंडिया है तो इसमें ये बीच बीच में इस तरह की क्रीक्स होती हैं और इनमें वाटर आकर के ट्रैप हो जाता है। ये क्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फिशरमैन के लिए, क्योंकि वो यहाँ से फ़िश कैच करता है। ये क्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि लैंड से जितना भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट लेडन वाटर, जितना भी इंसेक्टिसाइड लेडन वाटर या फिर हैवी मेटल लेडन वाटर है, वो इन क्रीक्स में आकर के पहले समाता है, पानी यहीं रुक जाता है और फिर फ्रेश वाटर आगे कॉन्ट्रीब्यूट होता है ओशियंस को। तो ओशियंस को प्योर रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अब तेज़ी से क्या हुआ कि ये क्रीक्स हैं, इनको धीरे धीरे यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने, यानी कि देवनार में डंप नहीं कर रहे हो तो इन क्रीक्स में डंप कर दो, इन वाटर बॉडीज़ में डंप कर दो। इसके 2 नुकसान होने शुरू हुए। सबसे पहले तो जब ये वाटर बॉडी डंप कर दी गई तो ये फिशिंग ग्राउंड थी, मछुआरों के रोज़गार खत्म होने शुरू हो गए, और ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही थी, ये लंबे समय से चल रही थी। जब मछुआरों ने 2 तरह से मछलियाँ खत्म होते देखा कि एक तो बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, वो इन क्रीक्स में आकर के पॉल्यूटेंट लोड वाटर बॉडीज़ अनलोड की जाती हैं, इसकी वजह से यहाँ का वाटर कंटेमिनेट हो रहा है और फिश प्योर वाटर ढूंढती है और वो ये वाटर छोड़ करके दूर जा चुकी है। पहला कारण ये था। दूसरा ये कि इन क्रीक्स को फिल कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से फिशिंग यहाँ पे नहीं हो सकती। उन्होंने प्रोफेशन चेंज किया आज से 20 साल पहले। कोली ट्राइब वहाँ पर पाई जाती है, वो मछुआरे को काम करती थी। उन्होंने प्रोफेशन चेंज करके वहाँ से सरफेस पे ही, क्योंकि क्रीक है
तो सरफेस पे ही सैंड है, उन्होंने सैंड एक्सकावेट करके बेचनी शुरू की। सैंड इतनी तेज़ी से एक्सकावेट हुई कि आज की डेट में वही कोली ट्राइब ये काम कर रही है। जो पहले फिशरमैन थे आज वो एक तरह के सैंड एक्सकावेटर हैं, लेकिन आज 50 फुट गहरे जाके वो ये करते हैं। किसी ज़माने में आपने सुना होगा कि मोती समुद्र की गहराई से लाए जाते हैं। आज उनके पास एक नॉर्मल अपनी बनाई हुई किश्ती है, उस किश्ती में वो बैठे होते हैं, उसके ऊपर कंधे पे 2 रस्सियाँ बांधी हैं, पीठ पे उनके बाल्टी है, बकेट है, इसी के साथ वो डूब जाते हैं समुद्र के अंदर और 50 फुट गहराई में जा करके वो बकेट भर के वो एक रोप के सहारे, जो रोप किश्ती से बांधी हुई है उसके सहारे वो वापस आते हैं, अपनी लाइफ को थ्रेट करते हैं। कोई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म नहीं है उनकी सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी को लेकर के। लगातार पानी में इस तरह से 15 से 20 बाल्टी निकालने के लिए जो सॉल्ट वाटर के साथ आपका कंटेंट हो रहा है, किस तरह के हैवी मेटल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, किस तरह से आपकी बॉडी का फिनोमेना कंटेमिनेट हो रहा है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। और आप अगर बांद्रा के किनारे जो समुद्र के किनारे लगी हुई लाल लाल किश्तियाँ वो घूमने के लिए नहीं है, वो इन्हीं सैंड एक्सकावेटर की किश्तियाँ और वहीं से सैंड ला करके उन बिल्डर्स को दी जाती है और वो बिल्डर भी इन्हें औने पौने दाम देता है। कोई रेम्यूनरेशन प्रॉपर नहीं दिया जाता क्योंकि उसे पता है कि ये सब इलीगल एक्सकवेशन के माध्यम से चल रहा है। ये एक तरह के सैंड माफिया का एक पूरा नेक्सस है। मुद्दा ये है कि जो क्रीक पहले सरफेस पे थी, आप इस तरह से रेत उठा सकते थे, आज वो 50 फुट गहरी है। आप एक्वेटिक लाइफ फॉर्म पे असर क्या होगा आप देख सकते हैं, आप वहाँ के नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर, जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपने पूरी सोसाइटी का पूरा प्रोफेशन ही चेंज करा दिया, मछुआरों को बदल के रख दिया सैंड एक्सकावेटर में। और वो जो लोग एक नेचुरल रिसोर्स पे अपना जेन्युइन राइट रखते थे, धीरे धीरे उन्हें आपने इलीगल वर्कर बना दिया, क्योंकि आज वो 2 नंबरी के तहत इस तरह से सैंड एक्सकावेट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप तेजी से नुकसान कर रहे हैं उन वेटलैंड एरियाज का, जिसकी कहानी मैं अभी सुनाऊंगा। लेकिन सैंड का मुद्दा आपको समझ आ गया, और ये सैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चाहे वो उत्तराखंड के केसेस हों, चाहे वो महाराष्ट्र का समुद्र से निकालने वाला केस हो, क्योंकि सैंड कहाँ से मिलता है? रिवर बैंक, कोस्टल एरियाज और रिवर ओशियन बेड, मतलब ओशियन स्लोप्स। ठीक है, तो ओशियन के अंदर, कोस्ट के किनारे, नदी के किनारे, तीनों ही चीज़ों को आपने ध्वंस करके रख दिया है। सिर्फ इकोसिस्टम को नहीं, सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन जो वहाँ के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थे, आपने उनको भी नुकसान कर दिया। ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि आप रीयूज़ करना शुरू करें या फिर आप रिसाइकिल करना शुरू करें। ये देश की मांग है, नहीं किया गया, जस्ट वेट फॉर द 10 ईयर। नदियाँ आपके घरों में घुस जाएंगी, मछलियाँ आपको समुद्र की गहराई में भी नहीं मिलेंगी, और जो सैंड है आपको ज़मीन के तल, नदी के तल के अंदर और समुद्र के तल में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। इतनी तेज़ी से आप उसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, इतनी तेज़ी से सैंड यूटिलाइज़ हो रहा है कि आज लैंड के रिसोर्सेज को छोड़ करके आप समुद्र में जा करके आपने कोरल रीफ्स ब्लास्ट करने शुरू कर दिए। कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर मछलियों का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है और कई तरह की मछलियाँ वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तेज़ी से हमारे द्वारा कंस्ट्रक्शन मटीरियल लेने के लिए, लाइम रिकवर करने के लिए, सीमेंट मटीरियल और सैंड रिकवर करने के लिए हमने वहाँ पर जा करके डायनामाइट्स लगा करके उनको फोड़ना शुरू कर दिया इलीगली, या फिर उन्हें तोड़ करके लेकर के आ रहे हैं। इसकी वजह से हम मरीन इकोलॉजी को बहुत बुरी तरह से नुकसान कर रहे हैं, जो फिर रीस्टोर भी नहीं हो पाएगी दोबारा। और एक बार समुद्र गए तो आपका जाना तय है, ये मैं गारंटी कर देता हूँ। और वो समुद्र बना है मछली। बचपन में कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन कहानी बहुत दूर और बड़ी की थी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी इसलिए कि मछली है तो जल है। इस तरह से डिस्कार्डेड ये सारा मटेरियल जो अब किस तरह से मरीन लाइफ को नुकसान करेगा वो हम करेंगे। आपको ये स्थापित हो गया कि हमें सैंड क्यों रीयूज़ करनी चाहिए, क्यों हमें मैन्युफैक्चर्ड सैंड यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अब तक वर्जिन सैंड जो यूज़ हो रही है उसके कई नेगेटिव इम्पैक्ट कई डिफरेंट सेगमेंट्स में देखे जा रहे हैं। इस वजह से हमें ऐसा करना है। अब बात आती है ग्रेवल्स की। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहाँ रह रहे हैं? आप गंगा के मैदान में रह रहे हैं, यानी कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल एंड आसाम, ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ऐसे में अगर गंगा के मैदान की बात करें, पंजाब के मैदानों की बात करें, नदियों के द्वारा ला करके जो मिट्टी जमा की जाती है उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, यानी कि वो सॉइल जो पहाड़ों से काट करके वहाँ से ला करके यहाँ जमा की गई है। इसी सॉइल में एवरी ईयर फर्टिलिटी आती है, क्योंकि हर साल जब नदी फ्लड पे होती है तो वो अपने साल नई मिट्टी ला करके जो बिछाती है, जिसे खादर कहते हैं, जिसे बेट कहते हैं। यही खादर की मिट्टी अपनी उपजाऊ क्षमता की वजह से पूरे के पूरे गंगा के मैदान को ये कहलाता है कि ये देश का अनाज का भंडार है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये मिट्टी आती कहाँ से है? अगर हम नदी को देखें, यहाँ से कांगड़ा जाइए, कांगड़ा में एक नदी की शुरुआत होगी, बाणगंगा। जब कांगड़ा शुरू हो रहा है तो बाणगंगा को देखिएगा, वहाँ पे आपको कॉबल्स और ग्रेवल्स दिखेंगे, कॉबल्स, पेबल्स, ग्रेवल्स। जब
कांगड़ा पार करके धर्मशाला की तरफ मुड़ेंगे, वहाँ पे उस नदी को देखेगा, आपको बोल्डर नज़र आएंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो पहाड़ काट करके बोल्डर बनते हैं पानी के द्वारा। बोल्डर को ही कॉबल, पेबल, ग्रेवल, फिर सैंड, सिल्ट, क्ले में बदला जाता है। इस तरह से ग्रेडेशन अचीव होती है पूरी मटेरियल की। लेकिन हर अगला मटेरियल पिछले मटेरियल की देन है। अगर पिछला मटेरियल ही चला गया, अगला मटेरियल कहाँ से मिलेगा? आप तेज़ी से इलीगल प्रोसेस के तहत पठानकोट और अदर एरियाज़ में क्रैशर लगा करके इन ग्रेवल्स को ज़बरदस्त वे में क्रश करके इसकी गिट्टी, बजड़ी और पता नहीं क्या क्या बना रहे हो, जिसकी परमिशन भी नहीं है उस लेवल पर कि रिप्लेनिशमेंट रेट कितना है नदी का और आपका एक्सकवेशन रेट कितना है। तो अल्टीमेटली जब हम ग्रेवल्स का इस लेवल पर नुकसान कर देंगे, आगे सैंड, सिल्ट, क्ले नहीं बन पाएंगे, उस तरह से एलुवियल सॉइल नहीं मिल पाएगी डाउन स्ट्रीम, और फिर फर्टिलिटी बर्बाद हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट कारण है। इस तरह से हमें इन ग्रेवल्स को भी उस लेवल पर प्रिजर्व करना है, हमें रीयूज़ करना है, रिड्यूस करना है। नुकसान क्या है? जिस सड़क से आप गुजरते हैं, बरसात का पानी पड़ने की वजह से खड्डा बन जाता है, और खड्डा बन जाने के बाद स्कूटर या गाड़ी असले अच्छे से क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि गोल वाले पत्थर बाहर आ जाते हैं ना वहाँ पे। तो वो गोल पत्थर अगर नेचुरली बरसात से बाहर आए हैं, आप इतने बड़े लेवल पर सड़क तोड़ करके नए सड़क बनाओगे। पहला प्रश्न तो ये है कि वो जो सड़क तोड़ी है, इतने बड़े बड़े ढेले बिटुमिनस के, उसे कहाँ फेंकोगे? बिटुमिनस इज़ हाईली डिवास्टेटिंग फॉर द मरीन लाइफ, फॉर द एटमॉस्फेयर। उसमें से कई तरह के ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होते हैं। लेकिन जितनी लंबी स्ट्रेच सड़क का तोड़ा है, ट्राली पे भर करके आपने उसे डंप साइट में जा करके रख दिया। डंप साइट में जाने के बाद वो कितना टेम्परेचर, प्रेशर, किस तरह का लिशेड क्रिएट करेगा कोई नहीं, लेकिन उसके अंदर इतना वैल्यूएबल मटेरियल था, उसके अंदर पीसीसी था, उसके अंदर ग्रेवल्स थे, उसके अंदर बजड़ी थी और कई सारी चीज़ें थी जो आप निकाल सकते थे, लेकिन आपने नहीं निकाली। नई सड़क के लिए फिर से नया मटीरियल लेकर के आओगे। तो कुल मिलाकर के क्रैशर इसलिए बैन किए गए थे थोड़े समय पहले, क्योंकि अताह मचा दी थी, ख़त्म ही करके रख दिया था। दूर दूर तक अब क्रैशर नहीं मिलते थे, क्योंकि आगे आगे जाई जा रहे थे। पहला जितना था वो ख़त्म करके पीछे जा रहे हैं, और पहले सीधा कोबल, पेबल, ग्रेवल से रिसीव हो रहा था ग्रेवल के, अब आपको बोल्डर तोड़ तोड़ करके उसके ग्रेवल्स निकालने पड़ रहे हैं। यानी कि आप रिवर का नेचुरल ग्रेडेशन सिस्टम बर्बाद कर रहे हैं, नेचुरल इरोजनल प्रोसेस बर्बाद कर रहे हैं। और ये ग्रेवल ही हैं जिनमें पोरोसिटी होती है, और ये पोरोसिटी इंपॉर्टेंट है वाटर के फ्लो को, वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। जब आप इस तरह का मटेरियल उड़ा देंगे तो नदी भी किसी लिमिट में नहीं रहेगी, वो सबको उड़ा देगी। फर्टिलिटी का लॉस है, सॉइल का लॉस है, रिवर बैंक का लॉस है, रिवर नेचुरल फ्लो का लॉस है, और वाटर की कई तरह की क्वालिटीज़ का लॉस है। वाटर में टर्बिडिटी होना एक लिमिट तक ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा नुकसानदायक है। वाटर का कंसंट्रेशन, जितना भी मटेरियल उसमें घुला हुआ है, एक लिमिट तक ठीक है, उससे ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से ये जो एग्रीगेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंक्रीट हम जब यूज़ कर रहे हैं,